Okay, so we welcome Dr. Khare. I'm happy to introduce Dr. Khare with a short biodata. Dr. S.K. Khare has done his MSc in botany from Maharaja College, Chhatarpur, PhD from Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar. No. Actually, phone call came. I have to disconnect that. So, PhD in water pollution from PPP from HS Gaur, which is a renowned college, HS Gaur University, Sagar. Then presently is working as scientist and lab in charge in MP Pollution Control Board in its regional office at Jabalpur. His working experience is in the laboratory of MP PCB. And as I have heard from my one of my batchmates who is in the PCB administration, that he is having vast experience of environmental pollution causes and remedies, and involved in number of testing, etc. So we would like to hear some information about this environmental pollution and how we can avoid that. From our side, we should not pollute the atmosphere. Over to Dr. Khare. Sir, visual hai? Yes, sir, it is clearly visible, sir. Please start the lecture. Environment pollution के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन डेफिनेशन pollution को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एनी चेंज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर एयर, वाटर एंड लैंड which may or will waste or deteriorate our raw material resources is known as. ऐसा कोई भी परिवर्तन, भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन हमारे जल, वायु एवं भूमि में जो हमारे रॉ मटेरियल रिसोर्सेस हैं, या तो उनको खराब करता है या भविष्य में खराब करने की संभावना हो, ऐसे किसी भी परिवर्तन को हम पॉल्यूशन की श्रेणी में रख सकते हैं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन के बारे में हम सब जानते हैं, डेली हम समाचार पत्रों में, न्यूज़ में, मीडिया में पॉल्यूशन के बारे में सुनते हैं। वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, ये मेजर कैटेगरी है। फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बेस पे भी पॉल्यूशन को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान तरह तरह के वेस्ट निकलते हैं, जो लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। कॉमर्शियल वेस्ट में मेनली गार्बेजेज है और इसका प्रॉपर डिस्पोजल ना होने के कारण से यह एनवायरनमेंट को तरह तरह के पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डोमेस्टिक वेस्ट, हमारे घरों से भी वेस्ट निकलता है। लिक्विड वेस्ट है जो हम ड्रेन्स में डिस्चार्ज करते हैं। सॉलिड वेस्ट है, हमारे घरों से जो कचरे के माध्यम से सॉलिड वेस्ट निकलता है, इसका भी अगर प्रॉपर कलेक्शन और ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ना हो तो यह भी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। हैजार्डस इंडस्ट्रीज से केमिकल वेस्ट निकलता है। हैजार्डस वेस्ट, हैजार्डस सब्सटेंसेस में ट्रेस मेटल्स रहते हैं, हैवी मेटल्स रहते हैं, तरह तरह के केमिकल रहते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में, वाटर में या एयर में डिस्चार्ज होते हैं तो ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं वो है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक का उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके कारण से एनवायरनमेंट में अनेक तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। प्लास्टिक का एक जो इसका बायोडिग्रेड नहीं होता है प्लास्टिक, ये सैकड़ों वर्षों तक एटमॉस्फेयर में इसी तरह से रहता है और अगर ये सॉइल में दब जाता है तो सॉइल की जो जी मैडम आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, जी। जो खाने के साथ में जानवर पॉलीथीन को खा लेते हैं और यह उनके स्टोमक में एक्यूमुलेट होता रहता है, और ज़्यादा जब इसकी क्वांटिटी जानवरों के स्टोमक में हो जाती है
तब जानवरों की डेथ भी हो जाती है। फिर व्हीकुलर इमिशन है, हम सब गाड़ियों का उपयोग करते हैं। गाड़ियों जो दो तरह की गाड़ियां, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां जो चलती हैं, जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और जो डीजल वाली गाड़ियां हैं उनमें स्मोक जो मेन पॉल्यूटेंट हैं। ई वेस्ट भी एक एनवायरमेंट पॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है इसका। ई वेस्ट आजकल इसका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना आवश्यक है, चाहे वो हमारे मोबाइल हो, चाहे यूज बैटरी हो, कोई भी दूसरे इलेक्ट्रिकल आइटम हो, ये सब ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और जब हम इनको एनवायरनमेंट में अगर अनऑथोराइज वेंडर्स को दे देते हैं तो वो अनसाइंटिफिक तरीके से इसमें से जो वैल्यूएबल मटेरियल्स उनको रिकवरी करते हैं, और अनसाइंटिफिक तरीके से रिकवरी करने के कारण से एटमॉस्फेयर में तरह तरह की गैसेस जनरेट होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। अब वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हमारी भूमि का 2/3 हिस्सा जल है। उसके हिसाब से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन उसका 95% साल्ट जो समुद्र में है, खारे पानी के रूप में है। जो बचा 5% उसमें से भी अप्रोक्सीमेट 3.75% आइस के फॉर्म में पोल्स पर डिपॉजिट है। सिर्फ 1.25% टोटल वाटर का ऐसा फ्रेश वाटर है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज से या अपने डोमेस्टिक पर्पज से यूज कर सकते हैं। वाटर सोर्स हम सब जानते हैं, वाटर दो तरह का, एक सरफेस वाटर है जो रिवर्स और पॉन्ड्स और लेक्स के फॉर्म में है, दूसरा ग्राउंड वाटर है जो बोरवेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप के फॉर्म में हम पानी लेते हैं। इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक की आपको बताया अभी। वाटर क्वालिटी एनालिसिस एंड पोल्यूशन इंडिकेटर पैरामीटर, क्योंकि आप सब वाटर एनालिसिस के बारे में भी आपके कोर्स में सिलेबस में निश्चित ही जानकारी होगी। तो वाटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वाटर पोल्यूटेड है या नहीं है, उसके कुछ पैरामीटर हैं जो हमको एनालिसिस करना रहती है। जैसे टर्बिडिटी है, वाटर में टर्बिडिटी मतलब उसमें कितना सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट करने की कैपेसिटी वाटर की कितनी है, ये उसकी कंडक्टिविटी बताता है। पीएच है, वाटर कितना एल्कलाइन है या एसिडिक है, ये पीएच वैल्यू से पता चलता है। एल्कलिटी, वाटर कितना एल्कलाइन है। हार्डनेस, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम या क्लोराइड वगैरह से वाटर हार्ड होता है या खारा पानी बनता है, जैसे आप जानते हैं ज़्यादा हार्डनेस रहती, कैल्शियम ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा हार्ड होगा। क्लोराइड है, ये भी डोमेस्टिक वेस्ट से निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी निकलता है। सॉलिड्स, इसमें जो वाटर में सॉलिड्स रहते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। एक डिजॉल्व सॉलिड्स की फॉर्म में रहते हैं, एक सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, और दोनों का टोटल सॉलिड्स। अमोनिया है, नाइट्रेट है। अमोनिया और नाइट्रेट ये जो सॉलिड्स या ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोज होने से जनरेट होते हैं। फ्लोराइड है, फ्लोराइड के बारे में आपने सुना होगा, ग्राउंड वाटर में अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा होता है वह ड्रिंकिंग पर्पज से सूटेबल नहीं होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो एक्वेटिक लाइफ के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर वाटर में जैसे जैसे ऑर्गेनिक लोड बढ़ता है और पॉल्यूशन बढ़ता जाता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता जाता है, और जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट होती है। फॉस्फेट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, आपने सुना होगा। ये एक ऐसा इंडिकेटर पैरामीटर है जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, उसकी कैटेगरी को बताता है। वाटर में जितना अधिक ऑर्गेनिक मैटर होगा उसका बीओडी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। जितना बीओडी ज़्यादा होगा उतना ही वाटर पॉल्यूटेड की कैटेगरी में आएगा, और जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम होगी वाटर से, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी वाटर में होगी जो हमारे एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करती है। फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये भी बीओडी और सीओडी दोनों इंटर रिलेटेड हैं। बीओडी ज़्यादा होगा तो सीओडी भी ज़्यादा होगा। फिर सोडियम, पोटेशियम और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हैं जो टोटल एवं फीकल ओरिजिन जिनका रहता है। बैक्टीरिया आप सब जानते हैं, तरह तरह की बीमारियां, अगर हम जो इन्फेक्टेड वाटर है अगर उसको यूज करते हैं तो हमारे जो स्टोमक से रिलेटेड हैं
अन्य तरह की डिजीज हमारे बॉडी को होती है। अब अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अगर होता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैसे खराब होते हैं, हैजार्डस कंस्टिट्यूएंट्स आर लीस्ट विथ रेन वाटर। अगर क्या ये पेपर है, कल मैडम ने बोला था आपको देने। सर आवाज आ रही ना? हेलो, यस आ रही है। सुजेश जी आप प्लीज बंद कर लीजिए। सुजेश जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को। जो हैजार्डस कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अगर उनको हम अनसाइंटिफिक तरीके से, सॉलिड वेस्ट को अनसाइंटिफिक तरीके से अगर ग्राउंड पे फेंक देते हैं, तो जब ड्यूरिंग रेन्स उसमें से हैजार्डस सब्सटेंस लीच होते हैं और परकुलेट होकर वो हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस वाटर बॉडी, इसी तरह से सरफेस रन ऑफ में जो सब्सटेंस लीच होके रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जाते हैं, वो उन वाटर बॉडी को पॉल्यूट करते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ से आप देख सकते हैं। अनसाइंटिफिक तरीके से जो हैजार्डस वेस्ट है इंडस्ट्रीज का, उसको रखा हुआ है, ये ग्राउंड पर फैला हुआ है, ये परकुलेट होकर ग्राउंड में जाएगा, रेंज के साथ में भी ये लीच होकर इसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे सरफेस वाटर को भी पॉल्यूट करेंगे, ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करेंगे। ये उसी का एक दूसरा पॉइंट। ये अनसाइंटिफिक तरीके से या अनऑथराइज तरीके से डंप किया हुआ वेस्ट है जो रोड साइड में पड़ा हुआ है। ये ड्यूरिंग रेंज इसमें से बहुत सारे हैजार्डस सब्सटेंस, केमिकल्स लीच होके हमारे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को पॉल्यूट करेंगे। ये देखिए आप, एक किसी इंडस्ट्रियल एरिया का एक हैंडपंप है, इसका ग्राउंड वाटर इतना पॉल्यूट हो चुका है, आप कलर देख सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर का हैंडपंप से पानी आ रहा। एक बार ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होने के बाद उसको ट्रीट करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, अनलेस कि वो डाइल्यूशन के माध्यम से धीरे धीरे डाइल्यूट होके ही उसका कंसंट्रेशन कम होगा। ये देखिए हैंडपंप में कितना कलर्ड वाटर आ रहा, ये भी कहीं के इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है। ये सरफेस वाटर है जो अनऑथराइज तरीके, अनसाइंटिफिक तरीके से वेस्ट डंप होता है। ये अल्टीमेटली फ्लो करके हमारे जो रिवर्स हैं, नाले हैं, उनको जाके पॉल्यूट करता है। ये ऑयल फ्लोट करता हुआ है, ऑयल वाटर बॉडी में लीक हुआ है और ये फ्लोट हो रहा है इसमें सरफेस में। इसके कारण से जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल है वो कम होगा और जो एक्वेटिक लाइफ है वो धीरे धीरे इफेक्ट होगी। ये भी हैजार्डस वेस्ट का अनसाइंटिफिक डिस्पोजल है। इसमें भी पॉल्यूटेंट्स लीच होकर सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेंगे। अब जो वाटर पॉल्यूट कर रहा उसको ट्रीटमेंट के भी तरीके हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जो उनका वेस्ट वाटर निकलता है उसके ट्रीटमेंट के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में ये बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कलेक्शन टैंक होता है, फिर न्यूट्रलाइजेशन टैंक होता है, इसके बाद एरेशन टैंक होता है जहां आर्टिफिशियली एयर दी जाती है और उसमें बायोलॉजिकल कल्चर डेवलप किया जाता है, बैक्टीरिया डेवलप किए जाते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट को धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं। इसके बाद एरेशन के बाद उसका जो स्लज जनरेट होता है उसको स्लज रिमूव किया जाता है और जो ट्रीटेड वाटर है उसको गार्डनिंग में, प्लांटेशन में या इरिगेशन पर्पज से यूज किया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट, जिस तरह से इंडस्ट्री में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो हमारे घरों से, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन से जो वेस्ट निकलता है जिसको हम ड्रेन में डिस्चार्ज करते हैं, जो नाले के माध्यम से किसी ना किसी नदी में डिस्चार्ज होता है, उस पर भी एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं डोमेस्टिक वेस्ट को ट्रीटमेंट के लिए। और रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, आरओ प्लांट हम सब जानते हैं। आजकल हम सब अधिकांश लोग घरों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए आरओ प्लांट यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में भी बड़े कैटेगरी के, जो बड़े कैपेसिटी के आरओ प्लांट यूज किए जाते हैं जो ट्रीटेड इफ्लुएंट रहता है, चाहे वो एसटीपी का ट्रीटेड हो या ईटीपी का ट्रीटेड हो, उसको आरओ प्लांट के माध्यम से ट्रीट करके फिर से प्रोसेस में रिसाइकिल किया जाता है और हमारा जो वाटर कंजम्पशन है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, वो भी कम होता है उससे। ये जो सरफेस वाटर है, एक इंडियन स्टैंडर्ड है 2296/1982, उसके हिसाब से सरफेस वाटर को
ये 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। इसमें क्लास 1 सबसे प्योर वाटर रहता है। ये वाटर कौन सा है? ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन। क्लास ए का वाटर डायरेक्टली डिसइंफेक्शन के बाद ड्रिंकिंग पर्पज से यूज किया जा सकता है, इसमें किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। और आपको जानकारी होगी, आपने समाचार पत्रों में या न्यूज में पढ़ा होगा कि हमारे जो जबलपुर में हमारी लाइफ लाइन नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का जल एक कैटेगरी में आता है, उसको डिसइंफेक्शन के बाद डायरेक्ट ड्रिंकिंग पर्पज से यूज किया जा सकता है। बी क्लास का वाटर आउटडोर बाथिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सी क्लास का ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन। सी कैटेगरी का वाटर उसको ट्रीटमेंट भी करना है और डिसइंफेक्शन भी करना है, उसके बाद उसको ड्रिंकिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। फिर क्लास डी है फिश कल्चर, वाइल्ड लाइफ प्रोपगेशन। क्लास ई इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग और कंट्रोल वेस्ट डिस्पोजल। इसमें जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसके लिए अलग से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन सा वाटर क्लास ए में आएगा, कौन सा क्लास बी में आएगा। वो उसका पीएच है, टोटल कोलिफॉर्म है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है और बीओडी है। ये पैरामीटर का कुछ लिमिट फिक्स किया हुआ है। अगर बीओडी 2 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, अप टू 2 मिलीग्राम पर लीटर, तो क्लास ए में आएगा। अगर 2 से 3 है तो क्लास बी में आएगा, 3 से ऊपर है तो क्लास सी में आएगा। इस तरह से डिजॉल्व ऑक्सीजन का भी कैरेक्टरिस्टिक उसका जो क्वांटिटी फिक्स की हुई है। अगर 6 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर है तो ए में आएगा, 6 से 5 तक है तो बी में आएगा, 5 से 4 तक है तो सी में आएगा, और अगर 4 से नीचे है तो वो डी कैटेगरी में आएगा। तो जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएंगी वाटर का प्योरिटी या वाटर उतना क्वालिटी होता जाएगा। अब वाटर के बाद मेन दूसरा क्या है? एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इम्बैलेंस इन द क्वालिटी ऑफ एयर so as to cause adverse effect on the living organism existing on earth। कोई भी ऐसा कारण जो एयर क्वालिटी को अफेक्ट करता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग लाइफ के ऊपर, वो एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। जिसमें इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेंट्स है, इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, गैसेस निकलती हैं, ये आपने पढ़ा होगा निश्चित ही। हमारे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसका कंपोजिशन आप देखिए, इसमें 78.0% नाइट्रोजन है, 20.94% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन है, और रेस्ट जो बच रहा 0.04% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस हैं। ये आपको एक डेफिनेशन बताइए, एक और डेफिनेशन है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ट्रेस। Any change in the atmosphere that has harmful effect is called air pollution. Any substance that cause pollution is called a pollutant. एक और डेफिनेशन है एयर पोल्यूशन एज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन एक्सेस क्वांटिटी। किसी भी इम्प्योरिटी का, पोल्यूटेंट का एक्सेस क्वांटिटी में उसकी प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में, एंड ड्यूरेशन इन द एटमॉस्फेयर टू कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड मटेरियल्स। अगर वो एक इतने टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहता है कि वो एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स पर अगर उसके होते हैं तो वो एयर पोल्यूशन में आएगा। अब एयर पोल्यूशन में भी एक तो आउटडोर एयर पोल्यूशन है, दूसरा है इंडोर। आउटडोर में स्मोक, आप हर साल समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो दिल्ली वगैरह में है, विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है स्मोक के कारण से, एटमॉस्फेयर में लाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाता है, और पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट जो पार्टिकल, इतने फाइन पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं, वो भी पोल्यूशन कॉज करते हैं। एसिड रेन, जो इंडस्ट्रीज से एसिडिक गैसेस निकलती हैं, वो एटमॉस्फेयर में रेन के साथ मिक्स होकर एसिड फॉर्म करते हैं, और वो रेन के फॉर्म में हमारे ग्राउंड पर आता है। ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे मीथेन आदि गैसेस हैं जो टेम्परेचर बढ़ाती हैं एटमॉस्फेयर का और पॉल्यूट करती हैं। ये आउटडोर सोर्स तो हमको सब विजिबल हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो इंडोर हमारे घरों के अंदर भी रहते हैं और हमारे घरों की जो एयर है उसको पॉल्यूट करते हैं।
और हमको हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। घरों में आपने देखा होगा हम लोग सभी पर्दों का यूज करते हैं, लेकिन पर्दों पे जो डस्ट डिपॉजिट होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती है और विजिबल नहीं रहती। इतने फाइन पार्टिकल रहते हैं कि नेकेड आई से विजिबल नहीं रहते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने देखा हो कि कहीं अगर किसी होल से, या जो पुराने खपरेल वाले घर होते हैं, अगर कहीं से लाइट पेनिट्रेट लाइट की बीम अगर आती है और वो हमारे घरों के अंदर, या आप तेज लाइट की टॉर्च डालेंगे तो हमको उस रोशनी में इतने सारे पार्टिकल फ्लोट करते हुए दिखते हैं कि जो हमको बिना लाइट सोर्स के नहीं विजिबल रहते हैं, लेकिन हमारे इंडोर एयर में वो पोल्यूटेंट्स रहते हैं। तो घरों में भी इंडोर पोल्यूशन के सोर्स हैं जिनको भी हमको दूर करने के बारे में सोचना जरूरी है। क्या हुआ? हेलो? जो BS भारत स्टैंडर्ड BS 4, 5 के जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें जो इंजन की टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया हुआ है ताकि वो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स को कम इमिट करें। ये मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आप देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्लू कलर का ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज़्यादा जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर फ्यूल कंबसन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, सॉलिड वेस्ट बर्निंग भी होती है उससे भी पॉल्यूट होता है, फॉरेस्ट फायर है, ये नेचुरल है, और बाकी जो है वो अदर सोर्स है। सबसे मेन है ट्रांसपोर्टेशन। अब जो एयर पोल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट आपको बताया है, पार्टिकल होते हैं जो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं। वो कौन कौन से पार्टिकल है? एक तो PM10, PM हो गया पार्टिकुलेट मैटर, 10 माइक्रोन साइज है उसकी। 10 माइक्रोन डायमीटर साइज के जो पार्टिकल हैं उनका वेट इतना कम रहता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं और हम उनको सांस के साथ में इनहेल करते हैं और वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं। फिर PM 2.5, ये और छोटे पार्टिकल हैं जो 2.5, इनको रेस्पायरेबल डस्ट भी कहते हैं, जो 2.5 डायमीटर माइक्रोन डायमीटर के होते हैं। ये भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा समय तक फ्लोट करते हैं और ये हमारे डायरेक्ट लंग्स तक पहुंच जाते हैं और हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर के मेन सोर्स में डस्ट है, स्मोक है, व्हीकुलर इमिशन है, गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड है जिसका मेन सोर्स फॉसिल फ्यूल बर्निंग से होता है। जहाँ कोयला जलता है वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कुछ जो डीजल वाली गाड़ियाँ हैं या डीजल फायर बॉयलर्स वगैरह हैं उनसे भी ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। और पेट्रोल ड्रिवन जो व्हीकल हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को इफेक्ट करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्ट करती है हमारे ब्लड से और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है। ये पेट्रोल ड्रिवन गाड़ियों से निकलती है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारी गाड़ियां हैं उनका जो कार्बोरेटर है उनका एग्जॉस्ट को जो गवर्नमेंट ने नॉर्म डिसाइड किए हुए हैं उसके अंदर उनको ट्यून करा के इमिशन को रेगुलेट करने की कोशिश करें। मेजर पॉल्यूटेंट वही आपको बताएं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कुछ लेड है, जो लेड एसिड बैटरी यूज होती है, हम सभी लोग बैटरी यूज करते हैं आजकल, सबके यहाँ इन्वर्टर हैं, गाड़ियों में बैटरी यूज होती है। जब हम इनको डिस्पोज कर देते हैं तो इनमें लेड प्लेट्स रहती हैं और वो लेड को रिकवर किया जाता है। उसको रिकवर करते समय या अनसाइंटिफिक तरीके से उसको फेंक देते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में, वाटर में लेड भी लीच होता है। ओजोन, मरकरी और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। ये एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्स में स्मोक दैट कम फ्रॉम वाइल्ड फायर, वॉल्केनोज, मीथेन, ये नेचुरल सोर्स है। ह्यूमन सोर्स में थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाया जाता है और उससे स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस एटमॉस्फेयर में निकलती हैं। बर्निंग वुड स्टोव,
फर्नेसेस आदि से भी पोल्यूटेंट निकलते हैं। इफेक्ट, ह्यूमन इफेक्ट में जैसा आपको बताया है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम करती है और रेस्पिरेटरी डिजीज होने की संभावना है। एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, हेज, वाइल्ड लाइफ, ओजोन डिप्लीशन, क्रॉप एंड फॉरेस्ट डैमेज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हम सब आजकल महसूस कर रहे हैं, सभी मौसम धीरे धीरे शिफ्ट हो गए हैं। जब बरसात होना चाहिए उस समय बरसात नहीं होती है, जब सर्दी होना चाहिए सर्दी नहीं होती। और सबसे ज़्यादा जो हमारे मौसम का सबसे ज़्यादा पीरियड है वो गर्मी ज़्यादा पीरियड गर्मी का बढ़ता जा रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज भी हो रहे हैं धीरे धीरे। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? अवॉइड वेटिंग इन लॉन्ग ड्रिवन थ्रू लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट और बैंक पार्क। जहाँ लाइन लगती है हमको वहाँ पे अवॉइड करने, ऐसी जगह गाड़ियों को वहाँ पर चालू कर रखने से पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में निकलते हैं। गेट रेगुलर इंजन ट्यून एंड कार मेंटेनेंस चेक। जो गाड़ी का इंजन की ट्यूनिंग होती है, कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है, जब एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सेट किया जाता है उसका रेशो, तब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम होता है, जो इमिशन है गाड़ियों से वो कम होता है। तो इंजन को ट्यून कराना टाइम टू टाइम। फिर ज्वाइन ए कार पूल और वैन पूल टू गेट टू वर्क। अगर एक ही जगह पे 4 लोग अगर जा रहे हैं तो सब लोग अलग अलग गाड़ी का यूज ना करें, एक गाड़ी का यूज करें, तो उससे हमारा फ्यूल भी बचेगा और एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। यूज एनर्जी कंजर्विंग ग्रेड मोटर ऑयल, और जो ऑयल है वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो इंजन को प्रॉपर, जिससे इंजन मेंटेन रहे और हमारे गाड़ियों से एग्जॉस्ट कम निकले। जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको सोर्स पर ही कंट्रोल करना आवश्यक है। एक बार एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद फिर उनको कंट्रोल किया जाना आसान काम नहीं होता है। कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एट द सोर्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन सेवरल वे। रॉ मटेरियल चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके कारण से ज़्यादा पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट, अगर कोई इक्विपमेंट के कारण से प्रॉब्लम है उनको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उनका इफेक्टिव तरीके से ऑपरेशन करने से भी एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट कम होते हैं। अब कुछ बायोफ्यूल के जलाने से धुआं उत्पन्न आप सर्दियों में देखते हैं हमारे घरों में आसपास, जहाँ खेतों में नरवाई जलाई जाती है, जिसको दिल्ली के आसपास हर साल पेपर में आता है कि नरवाई के जलाने से पॉल्यूशन हो रहा, तो हमारे आसपास भी जलाई जाती है। और आपने देखा होगा कि अधजले जो पार्टिकल्स हैं वो जलाने से आसपास के एटमॉस्फेयर में फैलते हैं और स्मोक जनरेट होता है और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। जो नगरीय ठोस अपशिष्ट जो हमारे घरों से कचरा निकलता है उसको भी कई बार जो स्वीपर हैं या जिनको जानकारी नहीं है, अनजाने में लोग उसको इकट्ठा करके जला देते हैं। उससे भी हमारे एटमॉस्फेयर में अनेक प्रकार की गैसेस और पॉल्यूटेंट्स आते हैं। इसी तरह से जो फुटपाथों पर गाड़ियों के आने जाने से धूल उड़ती है वो भी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, रोड कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, इनसे भी कंस्ट्रक्शन के दौरान भी कई तरह के डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में निकलते हैं जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। वाहन से बताइए आपको, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों का अगर इंजन चालू रखा जाता है तो वहाँ पर पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है। जो अल्टर्ड फ्यूल है, पेट्रोल जो प्रोडक्ट हैं उसमें अगर मिलावट वाला ईंधन हम यूज करते हैं तो उससे भी जो नॉर्मल से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में आते हैं। इसी तरह से जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें लोडिंग अनलोडिंग के समय भी और ओवरलोड गाड़ियों के कारण से भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। जो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, जो ठोस अपशिष्ट है हमारा गार्बेज वगैरह है उसको ओपन बर्निंग ना की जाए उसकी,
खेत में जो नरवाई जलाई जाती है उसको भी रोकना आवश्यक है। जो इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है उसमें एयर के लिए पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। जैसे जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं जो डस्ट पार्टिकल को अरेस्ट कर लेते हैं और क्लीन एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। फुटपाथ की जो रेगुलर क्लीनिंग होना आवश्यक है। वाटर स्प्रिंकलिंग या वाटर स्प्रे किया जाने करने से भी डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में कम होते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनके बारे में आपको जनरल कुछ जानकारी अभी देना चाह रहे हैं। सबसे पहले 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना था और इस एक्ट के अंतर्गत ही अलग अलग स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था। फिर 1998 इसमें जो वाटर प्रिवेंशन एक्ट है इसके अंतर्गत किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी हॉस्पिटल को, किसी भी जो इंस्टीट्यूट है उसको जो वेस्ट वाटर जनरेट करता है उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना आवश्यक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था गोपाल गैस्पेरी जी के पास। इसमें इसके अंतर्गत फिर बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स है। फिर बायोमेडिकल वेस्ट रूल है। इसके अंतर्गत सभी हॉस्पिटल्स को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना आवश्यक रहता है और हॉस्पिटल से जो इन्फेक्टेड बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा उसको प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए इनको जो कॉमन इंसिनेटर है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, वहाँ पर अपना वेस्ट भेजना पड़ता है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनके कंप्लायंस चेक करता है कि इनका वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज हो रहा या अनसाइंटिफिक तरीके से यहाँ वहाँ तो नहीं फेंका जा रहा। फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। जितनी भी लोकल बॉडी है इनका जो सॉलिड वेस्ट निकलता है इनको भी सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट जो नालों के माध्यम से वाटर बॉडी में जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इनको भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना आवश्यक है। बैटरी मैनेजमेंट रूल्स है। जो लेड एसिड बैटरी है, आपने देखा होगा कि जब आप नई बैटरी खरीदते हैं तो पुरानी बैटरी बाईबैक सिस्टम में जो डीलर हैं वो ले लेते हैं ताकि उसको साइंटिफिक तरीके से, जो साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट हैं जो उसको रिसाइकिल करते हैं या उसमें से जो रिकवरी करते हैं मटेरियल की, लेड वगैरह की, वो बैटरी अनसाइंटिफिक लोगों के हाथों में न पहुँचे और उसको बाई बैक करके रजिस्टर्ड रिसाइकलर हैं उनके यहाँ तक पहुँचाया जाता है। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपको बताया है। जो पॉलीथीन का उपयोग इतना बढ़ा हुआ है, खास करके जो प्लास्टिक कैरी बैग है, डिस्पोजल आइटम्स है जिनको सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसको हम एक बार यूज करके एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं और वो या तो गार्बेज के साथ मिलकर या ओपन बर्निंग के कारण से एटमॉस्फेयर में तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्लास्टिक को अगर ओपन लो टेम्परेचर पर अगर इसको 200-300 डिग्री पर बर्न किया जाता है तो इससे कार्सोजेनिक गैसेस हैं, जो फ्यूरॉन एंड डाइऑक्सिन जैसी गैसेस भी निकलती हैं जो लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी बीमारियों को भी उत्पन्न कर सकती हैं। तो प्लास्टिक का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल हैं। एयर एक्ट है, एयर एक्ट और वाटर एक्ट के अंतर्गत जो कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको जो कंसर्न स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ से कंसेंट लेना पड़ती है और उसका उनको कंप्लायंस देना पड़ता है कि किस तरह से वो वाटर को ट्रीट करेंगे, एयर को ट्रीट करेंगे ताकि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन एक जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नॉर्म्स उसके बनाए हुए हैं उसके अंतर्गत रहे। तो ये तो रूल के बारे में है हमें। और थैंक यू। अगर आप लोग कोई इसमें क्वेरी हो, कुछ आप और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में या पोल्यूशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।